नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ही जुबान से अपने ही कारनामे के बारे में बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने खुद ही उस सच को अब कबूल कर लिया है जिसके बारे में अब तक कयास लगाए जा रहे थे। यह दुनिया भर के अखबारों के जरिए कई बार छिटपुट खबरें आई थी। ट्रंप ने अब खुद ही अपनी जुबान से खुलासा किया है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ बगावत करने वाले प्रदर्शनकारियों और विरोधियों को उन्होंने हथियार भिजवाए थे। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि हमने कुर्दों के जरिए बहुत सारे हथियार भेजे, लेकिन मुझे लगता है कि कुर्दों ने उन हथियारों को अपने पास रख लिया। ईरान पर हमले करके उसे तबाह और बर्बाद करने की सनक पाले एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति अब खुलेआम यह कबूल कर रहा है कि ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के तख्ता पलट के लिए उसने हथियारों का जखीरा भेजा था, बागियों और विद्रोहियों को भेजा था, प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के लिए भेजा था। यह अलग बात है कि उनमें से ज्यादातर हथियार ईरान के बागी मिलिशिया समूह कुर्दों ने बीच में डकार लिए। ट्रंप का यह कबूलनामा इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने जनवरी में हुए प्रदर्शन और विरोध के पीछे अपनी ताकत झोंकी थी। ये खबरें तो पहले भी आई थी कि ईरान में प्रदर्शन को उग्र और हिंसक बनाने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हथियार से लेकर फंड तक के इंतजाम किए थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड न तो कभी अमेरिका ने कबूला न इजराइल ने, बल्कि ऐसी खबरों का खंडन नहीं किया गया। लेकिन अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ही कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग सुलगाने और रिजीम चेंज करने के लिए हिंसक तरीके से वहां तख्ता पलट करने के लिए कुर्दों के जरिए हथियार भेजे थे। जनवरी में हुए जिस आंदोलन और प्रदर्शन को पूरी दुनिया यह समझ रही थी कि ईरान में चल रहा विद्रोह आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ उपजा ईरानी जन आक्रोश है, खामेनेई के रिजीम के खिलाफ ईरानी जनता का आंदोलन है। अब ट्रंप का बयान इस बात का सबूत है कि इस आक्रोश और आंदोलन की पटकथा लिखने और उसे हिंसक बनाने में ट्रंप और उनके सलाहकारों की अहम भूमिका थी। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि हर रिजीम से नाराजगी होती है। कोई सत्ता अगर दशकों तक है तो उससे लाखों लोगों की नाराजगी हो सकती है। ईरान की आबादी 9 करोड़ है, हो सकता है लाखों लोग मुखालफत में हो, लेकिन उन लोगों की आड़ में, उनके पीछे, उस भीड़ में जो चेहरे थे, जिन्होंने नकाब पहने थे, जो हथियारबंद थे, बात उसकी हो रही है। ट्रंप ने जनवरी में भी आंदोलनकारियों को उकसाते हुए लिखा था, ईरानी देशभक्तों, अपना आंदोलन जारी रखो, अपने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लो, मदद रास्ते में है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब ट्रंप के बयान से मदद के मायने को आप समझ सकते हैं। हथियारों की खेप भेजकर अमेरिका ईरान में हिंसा के रास्ते तख्ता पलट करना चाहता था, और जब वो नहीं हुआ तो फिर 28 फरवरी को जो हुआ, जो आज भी चल रहा है, एक ही दिन में अचानक हमले करके सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 30-40 लीडर्स और कमांडर्स को अमेरिका ने मार दिया। और उसके बाद जंग के 36 दिन, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए इस प्रदर्शन में हजारों लोग हिस्सा लेते दिखे थे। उस वक्त ईरानी सत्ता के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार, ईरानी मुद्रा की तेज गिरावट और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर लोग नाराज थे, सड़कों पर थे। विरोध की आवाजें इतनी तेज हो गई थी कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी थी। आरोप यह लगा कि इस विरोध को कुचलने के लिए ईरान ने गोली बंदूक का इस्तेमाल किया। IRGC और बसीज फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों का दमन किया, उन्हें कुचलने में पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उन्हीं दौरान यह खबरें भी आई कि प्रदर्शन में शामिल भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो हथियारबंद थे, उनके पास बम, बारूद और धमाके वाले हथियार थे। प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच टकराव में काफी लोगों की मारे जाने की खबरें भी आई। यहां तक कहा गया कि बहुत सारे सुरक्षा बल के लोग मारे गए, IRGC के लोग मारे गए। ईरान की तरफ से कहा जाता रहा कि इन प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर अमेरिका और इजराइल परस्त समूहों ने मस्जिदों, सरकारी इमारतों और स्कूलों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान की जो रिपोर्ट है कि प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 300-350 मस्जिदें डैमेज हुई। यह आंकड़ा खुद ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से जारी किया था, सरकारी आंकड़ा है। और साथ में उसी रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 750 बैंक, करीब 400-425 सरकारी बिल्डिंग, 750 के आसपास पुलिस स्टेशन, चौकियां और 200 स्कूल भी डैमेज हुए थे। ईरान की तरफ से कहा गया कि इतनी हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों को हथियार और गोला बारूद किसने मुहैया कराए। अब ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत हथियार भेजे थे कुर्दों के जरिए, जो वहां का एक विरोधी बागी समूह है जो अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। कुछ हिस्सा इराक में है, कुछ हिस्सा ईरान में है, कुछ हिस्सा तुर्की में है, कुछ सीरिया में के इलाकों में भी है।
ईरान ने जब प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सख्ती शुरू की थी, जनवरी के उस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, उन्हें गंभीर सजा देने की खबरें भी आई। तो ट्रंप की तरफ से ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी दी जाने लगी। उसी दौरान इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने की भी खबरें आई। इंटरनेट बंदी के दौरान स्टारलिंक आंदोलनकारियों के लिए संवाद का औजार बना। अब अगर ट्रंप के कबूलनामे को सामने रखकर देखें तो लगेगा कैसे अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट की तैयारी की थी। यहां तक कि ईरान पर हमले के बाद भी खबर आई कि ईरान के कुछ हिस्सों में सक्रिय कुर्द लड़ाकों को अमेरिका जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है, उनसे संवाद कर रहा है। ट्रंप खुद विद्रोहियों से बात कर रहे थे, ऐसी खबरें भी आई। ईरान के खिलाफ बगावत करके रिजीम बदलने में उनकी मदद चाहते थे ट्रंप। यानी ट्रंप ने ईरान से खामेनेई की सत्ता को हटाकर अपने किसी पपेट को तख्त पर बैठाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। जब बात नहीं बनी तो जंग के रास्ते चलते हुए अब यहां तक पहुंचे हैं कि ईरान को स्टोन एज में भेजने और पूरी तरह से मटियामेट करने का ऐलान कर रहे हैं, एक वॉर क्रिमिनल की तरह। ट्रंप के इस कबूलनामे के मायने को समझने के लिए हमने गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी से बात की है। लंबे अरसे तक दुबई में रहे हैं, वहाँ की स्थितियों को समझते हैं। कुर्द लड़ाके क्या चाहते हैं, ईरान में उनकी हैसियत क्या है, आसपास के देशों पर क्या असर हो सकता है और इस खबर के मायने क्या है। सुनिए जो मैंने बॉबी नकवी से बात की है। तो बॉबी नकवी जी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गल्फ न्यूज़ के लंबे अरसे तक एडिटर रहे हैं, दुबई में रहे हैं। बार बार उनके परिचय में यही कहता हूं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट के तौर पर कोई आदमी अगर हमारे साथ ऐसा शख्स है जो 25 साल वेस्ट एशिया में रहा हो तो उससे ज्यादा जानकार कौन हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉबी नकवी साहब। एक खबर आई है ट्रंप के हवाले से, जो ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए थे जनवरी में, जिसमें काफी फायरिंग हुई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी गोलियां चली, उन पर भी गोलियां चली, बहुत कुछ बवाल हुआ, हंगामा हुआ। तो ट्रंप ने कहा है कि बहुत सारे हथियार उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भेजे थे, वादा किया था कि उन तक पहुंचेंगे, सरकार के दमन से बचने में उनका काम होगा, लेकिन कुर्दों ने लगता है वो हथियार अपने पास रख लिए। तो ऐसा लग रहा है कि कुर्दों के जरिए कुर्द कुरियर का काम कर रहे थे ट्रंप के लिए, हथियार प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाने के लिए। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को हथियार दिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर आपसे बात करें। जी, मैंने वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो स्टेटमेंट सुना था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हम ईरान के जो ऑपोजिशन है उनको हमने हथियार भेजे हैं कुर्दों के थ्रू। ये देखिए, ये कुर्द जो हैं, ये इससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं इस पे अपना स्टेटमेंट जाहिर कर चुके हैं, दे चुके हैं कि ये एक ग्राउंड असॉल्ट प्लान कर रहे थे उस रीजन से जहाँ पे ईरान की बॉर्डर इराक से और तुर्की से मिलती है। तो उस रीजन में कुछ कुर्दों का ऐसी मिलिशियाज हैं जो उनको लगता था कि अमेरिका का वो साथ देंगी और ग्राउंड असॉल्ट करने के लिए एक रास्ता बनाएंगी, जिसके पीछे पीछे यूएस की स्पेशल फोर्सेस या दूसरी जो यूनिट्स हैं वो वहाँ से इंटर कर सकती हैं। फिर ये प्लान जो है वो फेल हो गया और उसके बाद ये आइडिया उन्होंने अबैंडन कर दिया। हालांकि तब तक शायद ये हथियार जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके थे, और हथियार ये ईरान के ऑपोजिशन जो एक्टिविस्ट हैं या लीडर्स हैं या अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं उनके पास जाने थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सारे हथियार जो हैं वो कुर्द जो है वो डकार गए। देखिए, ये इस तरह की जो रेकलेस जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस पे आगे हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं कि इस पूरे रीजन में अमेरिका ने किस तरीके से खिलवाड़ किया है। लेकिन ये इट वाज अ लॉन्ग शॉट कि ये उम्मीद करना कि कुर्द जो हैं, जो एक नॉर्थ वेस्ट ईरान के एक छोटे से हिस्से में सीमित हैं, वहाँ से कोई ऐसा लॉन्च पैड बनाया जा सकता है जिससे ईरान में अमेरिका की सेना वहाँ से इंटर कर पाए। ये एक बहुत ही ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसको फेल होना ही था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आप जब बात कर रहे हैं, अब उनको ये एहसास हो रहा है कि वो हथियार जो है वो तो खुद डकार गए। तो लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति ऑन रिकॉर्ड अब खुद कह रहे हैं,
और ये जंग जब शुरू हुई थी 28 फरवरी के हमले के बाद 5-6 दिन बाद अमेरिकी मीडिया के जरिए CNN और जरिए खबर आई कि अमेरिका चाहता है कि कुर्द को कवर फायर दे, एयर सिक्योरिटी मिले और कुर्द ईरान में घुसे। उन्हीं हथियारों की बात होगी जो हथियार अमेरिका ने मुहैया कराए और ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए वो आगे बढ़े और अमेरिका उनको पीछे से मदद करे और बाद में अमेरिका मुख्य भूमिका में आए। तो एक तरह से इसकी शुरुआत जनवरी में उन प्रदर्शनकारियों के बीच हथियार भेजकर भी अमेरिका ने की, ये अब साबित हो रहा है। क्योंकि उस बीच ये खबरें भी आई थी ईरान के हवाले से, ईरान का पक्ष था कि उन प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे लोग थे जिनके पास बम था, जिनके पास हथियार थे, जो मास्क लगाकर फायरिंग कर रहे थे और उसका खंडन किया जा रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो तो आम नागरिक है ईरानी। तो इसका मतलब ईरान का वो आरोप सही था, अब ट्रंप के इस बयान से ही साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ और दूसरी रिपोर्ट जो आई थी कि बाकायदा उसमें मोसाद का इन्वॉल्वमेंट था और वो ना सिर्फ जनवरी में इन्वॉल्वमेंट था मोसाद के एजेंट्स का ग्राउंड पे। आप सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर की उनकी बात माने तो अमेरिका के भी CIA या दूसरी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट था। देखिए जनवरी के बाद जब ये 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई है तो ऐसी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं अजीत जी, जिसमें ये मोसाद ने ये क्लेम किया था कि जैसे ही वो ईरान की लीडरशिप को ख़त्म किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे बगावत हो जाएगी और हम लोग तख्ता पलट कर देंगे, रेजिम चेंज कर देंगे। वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और इंटरेस्टिंग बात है कि वो रिपोर्ट इजराइल के अखबार में छपी, टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट ने छापी कि मोसाद चीफ ने बकायदा प्रेजेंटेशन दिया था नेतन्याहू को और यही बात CIA के जरिए अमेरिका तक पहुंची थी कि बस एक बार हमने अगर रिजीम की लीडरशिप को खत्म कर दिया तो 48 आवर्स 72 आवर्स में सब चीज खत्म होगा। सही कह रहे हैं आप। देखिए, वो अगर आपको याद हो कि 2003 का जो इराक का जो इन्वेजन था उसके लिए जो केस बनाया गया था, उसके लिए जो फाइल तैयार की गई थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रेजेंट किया था कॉलिन पावेल ने, जिसके लिए वो कई बार माफी मांग चुके हैं और दूसरे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे जैसे टोनी ब्लेयर, उसके लिए वो भी माफी मांग चुके हैं उस दौरान झूठ बोलने के लिए। अब ये जो इस बार जो जंग की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, उसमें डेविड बर्निया जो मोसाद के हेड हैं, उन्होंने पूरी फाइल बना के केस बना के प्रेजेंट किया था नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब जैसे ही आप ये सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खमैनी है उनको मारा जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा और उनके साथ के जितने लीडरशिप के लोग हैं उनको मारा जाएगा। हम ये हमारे जो एजेंट्स हैं वो सड़क पे उतर आएंगे और ये पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। इनकी लीडरशिप के डिकैपिटेट होने के बाद हमने क्या देखा कि दसियों हजार लोग हर रात को निकल रहे हैं तेहरान में और दूसरे शहरों में। वहाँ पे बाकायदा जो है वो खमैनी साहब की शहादत के बारे में बोला जा रहा है, वो लोग नारे लगा रहे हैं और जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमैनी बने हैं उनके सपोर्ट में नारे लगाते हैं और जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये प्लान जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसको फेल होना ही था अजीत जी। देखिए ये जो रेजिम चेंज की जो इनकी जो स्ट्रेटजी होती है रिमोट कंट्रोल द्वारा बिना कंट्री को समझे हुए, देखिए इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ना तो ये वहाँ का कल्चर जानते हैं, ना कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और ना लोगों के जज्बे के बारे में जानते हैं। इनको लगता है कि सब पैसे का खेल है, $200 $500 दे के किसी से मुखबरी करा के और ये सोचते हैं कि कर लेंगे और रेजिम चेंज कर लेंगे। ये इन लोगों की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है और बड़बोलेपन का नतीजा है। इनको ये लगता है कि पैसा हर चीज है। जी कुर्द पे जरा आते हैं। मेरे सामने टेलीग्राफ की पुरानी खबर है, CNN की खबर है, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। जब ये मार्च में फर्स्ट वीक में खबरें आई थी जिसमें यहां तक कहा गया था कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में कुर्दों को विद्रोह के लिए हवाई कवर देगा, एयर कवर देगा। ट्रंप ने खुद ईरान और इराक के कुर्द नेताओं से फोन पर बात की। फिर ये भी खबर है वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जेट विमान वेस्ट ईरान में कब्जा करने में उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह की खबरें CNN के हवाले से भी है कि CIA कुर्द ताकतों को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि भयंकर विद्रोह भड़काया जा सके। तो अब तो ट्रंप ने बात खुद मान लिया। तो इसका मतलब अगर देखें तो एक संप्रभु राष्ट्र में तख्ता पलट के लिए अपने हथियार भेजकर और अगर वहां ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं
तो फिर तो एक हो गया कि वहां एक ऐसी मिलिशिया हथियारबंद हो जाए अमेरिका की तरफ से पोषित, जो कुछ भी करे, कत्लेआम मचाए, चाहे जैसे भी रिजीम चेंज करे। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। सबसे जो रीसेंट हम लोगों ने तो देखिए पिछले 20-25 सालों में तो हम लोगों ने देखा है अफगानिस्तान में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, ये सब सीरिया में। कंट्री, सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में सबसे जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो सीरिया है। सीरिया में क्या हुआ, वहाँ पे देखिए अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया, वहाँ के जो अपोजिशन ग्रुप थे उनको खूब हथियार दिया, खूब पैसा दिया, खूब डॉलर दिया। उसमें कई अपोजिशन ग्रुप्स बन गए। उसमें से एक बड़ा अपोजिशन ग्रुप जो है वो उसने दाइश बना दिया, IS। उसने क्या आतंक मचाया पूरी दुनिया में आपने देखा है। उससे पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा का रोल हम लोग देख चुके हैं। अलकायदा ने इनकी कंट्री में घुस के कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक किया, ये हम लोग 9/11 के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। वापस मैं सीरिया पे आता हूँ। देखिए जो आज जो सीरिया का जो प्रेसिडेंट जिसको बनाया गया अहमद अल शारा, इनके ऊपर नवंबर 2025 तक, अभी की बात है ये, नवंबर 2025 तक ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे और इनके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था। के दर्शकों के लिए मैं फिर से बोलता हूँ, अहमद अल शारा जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया बशर अल असद को हटाने के बाद, उनके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड CIA ने अनाउंस किया था और उनको डेजिग्नेट किया था ग्लोबल टेररिस्ट। ठीक है, इसी टेररिस्ट से, अहमद अल शारा से डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाया है, इनको व्हाइट हाउस में तस्वीरें हैं उसकी, हाँ। तस्वीरें हैं, दावत दी है, आए हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली ये जर्मनी में थे, वहाँ चांसलर से मिले, लंदन में थे, वहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे इन्होंने फोटो खिंचवाई है रेड कारपेट के ऊपर चल के UK के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो देखिए ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी तो यही रही है। इनका रजीम चेंज जो है, इनका इनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेमोक्रेसी के, अपने लिए दूसरे हैं और दूसरी मिडल ईस्ट के लिए या कहना चाहिए साउथ अमेरिका के लिए या दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब दूसरा है। इनका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमारे जो पाले हुए जो ऐसे लोग हैं, हमारे जो जिनको हम खड़ा करते हैं, वो जाके रेजिम चेंज करें वो और अपने हिसाब से डेमोक्रेसी लाएं। अब अहमद अल शारा जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, वो कैसी डेमोक्रेसी ला सकता है, कैसे वहां पे स्टेबिलिटी सीरिया में ला सकता है, जिसके लिए आप रेड कारपेट वो कर रहे हैं। वापस आते हैं ईरान के ऊपर। हम लोगों ने देखा कि कैसे वो जो पहलावी साहब हैं, जो अक्सर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए कि मैं जैसे ही तख्ता पलट होगा, जैसे ही आयतुल्ला साहब का रजीम जो है वो ख़त्म होगा, मैं जाके उसमें वहाँ पे मुझे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है। ये भी कहा है कि मैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बड़ी क्लोजली काम कर रहा हूँ। फिर हमने ये भी देखा कि उनको कैसे एक रशिया के 2 प्रैंकस्टर्स हैं जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बाकायदा एक प्रोग्राम करके उनको बेवकूफ़ बनाया। तो देखिए इनकी जो ये अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कि दे ऑलवेज बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्सेस। इन्होंने हमेशा जो है वो जो सबसे जो खराब घोड़ा होता है उसके ऊपर सट्टा लगाते हैं और फिर ये मुंह की खाते हैं। आज जो ईरान में वो करने की कोशिश कर रहे थे कुर्दों की, देखिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इराक में जो कुर्द बसे हुए हैं वो एक ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ इशू एक तरह से सेटल हो चुका है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उनको उस रीजन को पूरे इराक ने ऑटोनोमस पावर्स दी हुई हैं, उनका एक अपना पार्लियामेंट है और वो तेल का रेवेन्यू अपना वो इकट्ठा करते हैं। वहीं टर्की में ये मेजर प्रॉब्लम है कुर्द की। ईरान में एक अलग मिलिशिया है कुर्दिश की जो वो, तो अगर ईरान के कुर्दों को अगर आप बगावत के लिए उतारू करते हैं तो इसका असर टर्की में भी होगा। जो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो मंजूर नहीं होगा। यानी आप एक आग बुझाने के लिए दूसरी जगह आग लगा रहे हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी फेल होनी ही है और ऐसी और स्ट्रैटेजी जो है इनकी फेल होंगी। अजीत जी, तो ये बताइए, जैसे ये खबरें जब मार्च के पहले हफ्ते में आ रही थी कि कुर्द लड़ाकों को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, हथियार दे रहा है, या ट्रंप से बात हो रही है, या एयर कवर फायर देकर उन्हें ईरान में तख्ता पलटने के लिए आगे लगाएगा एग्रेसिव ढंग से, तो फिर वो चीज इस 1 महीने में खत्म हो गई। उसमें कई कंट्राडिक्टरी खबरें भी आई और वो बात
पीछे चली गई। तो क्या कुर्द मिलिशिया इतनी ताकतवर है कि रिजीम चेंज करने की स्थिति में अमेरिका के सपोर्ट से होता, या फिर वो लोग पीछे चले गए क्योंकि ईरान की तस्वीर या इन हमलों के बाद ईरान का जनमानस बदला? इसको कैसे देखते हैं भाई? जनवरी में इतने हजारों लोग प्रदर्शन में दिख रहे थे और अब तब विरोध में दिख रहे थे, अब सपोर्ट में दिख रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं, परसों भी रात में निकले जब ट्रंप ने कहा सबको नरक पहुंचा देंगे, तो लोग निकले कि आओ नरक का दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसे पोस्टर लेकर। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि ईरान में एक ऑपोजिशन है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कुछ जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे। हर कंट्री में विरोध होता है, हर कंट्री में विपक्ष होता है और होना भी चाहिए, चाहे वो विपक्ष एक डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू अपना वो विरोध दर्ज करा रहा हो या किसी दूसरे तरीके से, हर कंट्री में विरोध होता है। इस रीजन की चूंकि एक इस रीजन में डेमोक्रेसी नहीं है, उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसी कि वेस्ट में होती है, तो हमको ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन डेमोक्रेसी है, वहाँ पे विरोध, ईरान में विरोध हुआ था, उसमें से कुछ लोग जो हैं जेन्युइन है। अब लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि इसमें मोसाद का हाथ था, इसमें उन्होंने हथियार दिए, CIA ने हथियार दिए, उन्होंने जो है वहाँ पे झगड़ा फैलाने की कोशिश करी, वहाँ पे मस्जिदों में आग लगवाई गई, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। तो अब ये कुर्दों का जो मामला जो नया है, कुर्दों के थ्रू ये जो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे, ये एक लॉन्ग शॉट है। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो कुर्द जो ईरान के हिस्से में आते हैं, जो कुर्दों का जो एरिया है, अगर वहाँ कोई, अगर आप बगावत का वो उसकी एक आग लगाते हैं, तो वो बगावत की आग जो है वो ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, वो 3 कंट्रीज में लगेगी, इराक, टर्की और ये ईरान में फैलेगी। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान की हमेशा से बात करता रहा है। तो आप एक फ्रंट पे, अगर आप एक फ्रंट को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दूसरा फ्रंट, कुर्दिस्तान वाला मामला जो है वो जाग जाएगा, जिसको टर्की और इराक ने एक तरीके से उसको या तो दबा रखा है या सेटल करके रखा है। इराक के मामले में कहें तो उसको एक तरीके से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, ऑटोनॉमी दी हुई है। तो ये एक लॉन्ग शॉट है जो इस मामले में कुर्दिस्तान में तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, वहाँ तो बगावत कर सकते हैं, लेकिन वो तेहरान के ऊपर कोई, तेहरान तक पहुंचना या उनके थ्रू ग्राउंड असॉल्ट करना या कुर्दों के थ्रू ऑपोजिशन के, तेहरान में जो ऑपोजिशन है उनको मदद कराना, ये एक लॉन्ग शॉट है। ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सक्सेस इनको मिलेगी। जी, एक चीज बताएं कि जैसे तेहरान में भी जो विरोध प्रदर्शन जनवरी में था, हजारों लोग अगर दिख रहे थे अलग अलग शहरों में, और ये सही है कि उसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो हथियार के साथ दिखे, मास्कमैन दिखे, या मस्जिदों में हमले हुए, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई ईरान के प्रदर्शनकारी अपनी मस्जिदों पर तो हमले नहीं करेंगे, या सरकारी बिल्डिंगों पर बम फेंके गए या हथियार चलाए गए। लेकिन जो भी प्रदर्शनकारी अगर जेन्युइन थे, जो होता है विरोध हर मुल्क में, वो प्रदर्शनकारी या वो प्रदर्शन, वो तेवर, वो आक्रोश पिछले 36 दिनों से, 37 दिनों से, जंग के बाद क्या न्यूट्रलाइज हो गया या बदल गया, या उन्हें लगा कि रिजीम चेंज करने की आड़ में अमेरिका जिस तरह ईरान में चाहता ऑपरेट करना, उसके खिलाफ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो विपक्ष जो होता है, या ईरान के अगर मामले में बात की जाए कि जो ईरान का जो विपक्ष है, उनका विरोध है गवर्नेंस को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, इकोनॉमी को लेके। लेकिन अगर ईरान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा या उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, तो वो विपक्ष जो है, कोई भी जिम्मेदार विपक्ष इस चीज़ को फिर तो उसकी तो मजबूरी हो जाएगी कि वो ईरान का जो रजीम है उसके साथ में उसको खड़ा होना है। ये भाई ये चीज़ हर कंट्री पे लागू होती है। अगर आज भारत का विपक्ष अगर मोदी जी का विरोध करता है, पार्लियामेंट के अंदर करता है, पार्लियामेंट के बाहर करता है, लेकिन इंडिया के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आएगा, तो जाहिर बात है कि यही विपक्ष जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में खड़ा होगा। तो वैसे ही जो है, हमने देखा कि जो ईरान में जो प्रोटेस्टर्स जो आए निकले थे,
वो प्रोटेस्टर्स निकलना बंद कर दिए और उनकी जगह एक जो जिसको आप चाहे प्रो लॉयलिस्ट कह रहे लें या जो ईरान के जो रजीम के सपोर्टर्स हैं उनको उनको कोई भी आप लेबल दे सकते हैं। बहरहाल हकीकत यह है कि वो प्रोटेस्ट जो हैं वो गायब हो चुके हैं। उसकी जगह हर रात को तेहरान से लेके इस्फहान से लेके क़ोम से लेके मशहद से लेके छोटे छोटे प्रोविंसेस में छोटे छोटे कस्बों में वहाँ पे बाकायदा जो लोग निकल रहे हैं, हर रात निकल रहे हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट में निकल रहे हैं। ये एक आज की हकीकत है। हो सकता है कि जब ये जंग रुक जाए और उसके बाद साल 6 महीने बाद हो सकता है फिर प्रोटेस्ट चालू हो, इकोनॉमी को लेके, महंगाई को लेके, जॉब्स को लेके, आज़ादी के लेके। ये सारे इश्यूज, चूंकि ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू की तो जो ये जंग है, अगर वो ये सोच रहे थे कि हम इस जंग के चलते जो है ईरान में और ट्रबल वो करेंगे, ये ऐसा देखिए बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था जो कि टोटल फेलियर हो चुका है। इस पे इस तरीके से वो रजीम चेंज नहीं कर सकते। रजीम चेंज ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक होगा तभी जो है सक्सेसफुल होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। वरना आपको जो है फिर अहमद अल शारा जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी अपनी एक दिक्कतें हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी आप देखिए कि ये आदमी आगे आगे आने वाले सालों में क्या करता है सीरिया में या नहीं, सीरिया से लेकिन बाहर। इस सही कह रहे हैं, सही सीरिया का एग्जांपल दे रहे हैं। और लेकिन अगर मान लीजिए कुर्दिस्तान बनाने की मांग करने वाले कुर्दों को, हथियारबंद दस्तों को, वहां शिया सुन्नी का भी मामला है शायद, ये जो कुर्द वाले सारे सुन्नी है मेरे ख्याल से, अगर उनको हथियारबंद बनाकर अमेरिका की जो योजना थी कि उनको ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए आगे बढ़ाओ और पीछे से मदद करो, तो उसका अंजाम तो कुछ भी हो सकता है ना उस देश में, जैसे सीरिया में ISIS बन गया। उस तबाही के या हथियारबंद दस्तों के को आगे बढ़ाने का ये अंजाम तो होगा नहीं कि जैसे ईरान के कुछ लोग या जितने भी फीसदी लोग चाहते हैं रिजीम चेंज करना, उनके मन की मुराद पूरी हो जाती। देखिए, ये सेक्टेरियन से ज्यादा यानी शिया सुन्नी से ज्यादा जो है वो जो एथनिसिटी है उसके ऊपर फोकस ज्यादा था। कुर्दों की अपनी एक एथनिक आइडेंटिटी है जिसके लिए वो पिछले कई दशकों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। ईरान में ये बात सही है कि एक मेजॉरिटी शिया कंट्री है, लेकिन उस मेजॉरिटी शिया कंट्री में भी कई एथनिसिटीज़ हैं। जो मेजॉरिटी शिया हैं वो पर्शियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद जो है अजेरीज हैं, यानी अजरबैजान से ओरिजिन हुआ है। आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी साहब खुद अजेरी थे, ठीक है, वो पर्शियन नहीं थे। इसके अलावा कुछ अरब ओरिजिन के भी हैं ईरानियंस, जो आपकी ये जो खर्ग आइलैंड और जो पर्शियन गल्फ के जो आइलैंड्स हैं इस पे रहते हैं, वो अरब्स हैं, अरबिक स्पीकिंग भी हैं, उसमें सुन्नी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी मेजॉरिटी जो है वो शिया की है। मेजॉरिटी शिया की है लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। तो ये लेकिन वहाँ पे ज्यूज़ भी रहते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं ईरान में। लेकिन ये एथनिसिटी को, इसमें एक एथनिक जो है वो एक बगावत करके और हथियार देके और एक एथनिक स्ट्रगल शुरुआत करना चाहते थे, जो कि वहाँ पे ईरान के नॉर्थ वेस्ट में ये शुरू हो। लेकिन देखिए, वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो फिर ईरान तक सीमित नहीं रहती। वो आग जो है फिर तुर्की में भी पहुंचती है और वो इराक में भी पहुंचती। इराक को ये कतई मंजूर नहीं है होगा, एर्दोगान को कतई ये मंजूर नहीं होगा कि उनके दरवाजे पे ये सब कारस्तानी जो है अमेरिका करे। देखिए, मिडल ईस्ट की जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो इनके एलाइज हैं, वो उनको अमेरिका की कारस्तानियों के बारे में बखूबी जानकारी है, उनकी इंटेंशन के बारे में पूरी जानकारी है। उनके पास पूरी उनको मालूमात है कि कैसे ये लोग जो हैं इस तरह के मिलिशियाज या ग्रुप्स या टेररिस्ट को पैसे देते हैं, और उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम हाथ से निकलने लगती है तो फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं या उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी जो है, अब ये वही है ना जो कि एक पुरानी स्ट्रैटेजी को ये रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, वो चलेगी नहीं, वो ऐसी चलेगी नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं परसों सुबह भारतीय समय के अनुसार, ईरान समय के अनुसार तड़के 3:30 बजे क्या होता है। ट्रंप ने जो धमकियां दी है, उन धमकियों का अंजाम क्या होता है। क्या वाकई ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान के पावर प्लांट्स को
सामूहिक तौर पर हमले करके उड़ाया जाता है, ये सब पर हमारी नजर होगी। और बॉबी नकवी साहब जब भी लगेगा आपके जरिए हम दर्शकों तक आपके जरिए विश्लेषण पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।